इट्स अ बेसिक लाइन ऑफ टैक्सेशन। इसमें से कुछ लाइन है बच्चों जो आपको अच्छे से याद रखना रहेगा, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। मैं लाइन रीड करता हूं, जरा ध्यान देना। सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट कौन सी ईयर में पास हुआ वो याद रखना, 1961। gives the definition of various terms and expressions used in the act. In order to understand the provisions of income tax act, it is absolutely essential that one must have a thorough knowledge of the meaning of certain key terms like person, assessee, income, etc. तो वो जो टर्म्स है ना, पर्सन, assessee, income, etc., वो डेफिनेशन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ना। However, before we start with actual definition, one should have a knowledge of how to refer and read the section. बच्चों सेक्शंस कैसे रीड किए जाते हैं ये समझने को आना चाहिए आपको। उस सेक्शन रीड करने से पहले ये अभी जो लाइन पढ़ रहा हूं ना वो जरा ध्यान देना। The act is divided into 23 chapters. पूरे इनकम टैक्स एक्ट में 23 चैप्टर्स है। चैप्टर्स बोले तो ये हमारा सिलेबस वाला चैप्टर नहीं बच्चों। एक्ट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, उस हिसाब से दे यूज टू प्रिपेयर देयर लॉ। एक्ट में जो लॉ लिखते हैं ना, प्रोविजंस लिखते हैं, वो प्रोविजंस ऐसे चैप्टर वाइज लिखे जाते हैं। मतलब इनकम टैक्स में टोटल 23 चैप्टर्स है, लेकिन 23 को न्यूमेरिकली नहीं बताया जाता है, वो रोमन में लिखा जाता है। 1 to 23 ब्रैकेट में लिखा है 1 to 23। अगर कोई पूछे भाई इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स है, तो आंसर देने का 23 चैप्टर्स है। कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस है। इनकम टैक्स में टोटल 298 सेक्शंस है, ये भी याद रखना है आपको। Besides this, it has 14 schedules also. 14 schedules भी है बच्चों। शेड्यूल्स बोलो तो टैबुलेशन इंफॉर्मेशंस, और शेड्यूल्स भी होना इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करता हूं, चैप्टर्स 23, सेक्शंस 298 एंड 14 शेड्यूल्स। अब हर एक सेक्शन फिर से सब डिवाइड होता है, हर एक सेक्शन फिर से सब डिवाइड होता है। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, देखो। ईच ऑफ दीज सेक्शंस, 298 section is divided into subsection, clauses, subclauses, and might also have a provision or explanations. एक सेक्शन को कैसे रीड किया जाता है उसका एग्जांपल है, देखो नीचे। 58 ब्रैकेट में 1, सेकंड ब्रैकेट में A, थर्ड ब्रैकेट में 2। लेकिन इसको पढ़ने का कैसे, नीचे लिखा है देखो, इसको रीड कैसे किया जाता है। सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 क्लॉज A सब क्लॉज 2। ऐसा ही पढ़ने का बच्चों, ऐसा नहीं पढ़ने का 58 पहला ब्रैकेट 1, दूसरा ब्रैकेट A, तीसरा ब्रैकेट 2, ऐसा नहीं पढ़ने का। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ रीडिंग एनी सेक्शन शुड बी लाइक दिस। सिर्फ तो 3 ब्रैकेट है, चौथा ब्रैकेट रहेगा तो क्या पढ़ने का, चौथा ब्रैकेट रहेगा ही नहीं बच्चों, सिर्फ 3 ही रहता है बस। पहला सेक्शन, दूसरा सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज, फिर सब क्लॉज। मतलब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, सेक्शन 58 सब सेक्शन 1 क्लॉज A सब क्लॉज 2। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद प्रोविजन और एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। नीचे लिखा प्रोविजन would means exception to the provisions in the section or condition to be satisfied before applying a section. इसका मतलब है अगर किसी सेक्शन में दिया हुआ लाइन को कोई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोलो तो कभी कभी होता है, आई सेड दीज इनकम्स आर टैक्सेबल, लेकिन कुछ इनकम नॉन टैक्सेबल है, इसका मतलब वो प्रोविजंस हो गया। जो सेक्शन में लिखा है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हाँ सब लोग आ सकते हैं। मान लो मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि भाई सबको कल आना है, लेकिन मैं बाद में ये बोल दूं सबको आना है लेकिन मिस्टर ए को नहीं आना है, तो सर आप पहले सबको आना है बोला और उसके बाद आप कुछ स्पेसिफाई कर अलग से बोलना चाहते हो, तो दैट विल गोइंग टू बी स्पेसिफाई इन प्रोविजन। उसको प्रोविजन में लिखा जाता है बच्चों। मतलब एक डेफिनेशन में सब कुछ अच्छे से लिख दिया, लेकिन वो स्पेसिफाई करना चाहता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में ये सुन लो, दैट दे विल गोइंग टू शो इन प्रोविजन।
और आगे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है, मान लो डेफिनेशन में कोई वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ और कंट्रोवर्शियल मीनिंग है। डेफिनेशन में कोई वर्ड है, उसका मीनिंग कंट्रोवर्शियल मीनिंग है, तो इनकम टैक्स वाले नीचे क्या करेंगे मालूम है? डेफिनेशन के नीचे ऐसा लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, और वो पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्लियर करेंगे, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मेरे इस इंट्रोडक्शन से मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहता हूं बच्चों, सेक्शंस को कैसे रीड किया जाता है। सेक्शन, दूसरा सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। इज इट क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन, ये कैसा वर्ड है सर? डेफिनेशन का भी क्लासिफिकेशन होता है क्या? बच्चों टैक्सेशन में डेफिनेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। फिर से सुनना, टैक्सेशन में डेफिनेशंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहते हैं, दूसरा होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब मैं दोनों को थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं। मान लो मैं अगर किसी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, और जो मैं बोल रहा हूं वो एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है, मैंने जो बोल दिया उसके आगे कोई लाइन बनता नहीं है। Whatever I said for definition, that sentence is exactly correct. There is no any scope for doing further interpretation on that line. मैंने जो लाइन बोल दिया वो लाइन फाइनल है, उसके ऊपर कोई इंटरप्रेट नहीं हो सकता है, कोई स्कोप नहीं है कि आप उसे डेफिनेशन में कोई चेंजेस कर सकते हो बच्चों। ऐसे डेफिनेशन को एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहते हैं। अब आ जाओ इंक्लूसिव। अब इनकम टैक्स जो होता है ना बच्चों, इट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत सारे प्रोविजंस कभी कभी बदल दिए जाते हैं। अभी जैसे रिसेंटली वी हैव सीन कि ड्यूरिंग लॉकडाउन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ नोटिस रिलीज किए, जिसमें उन्होंने क्या किया, रिटर्न फाइल करने के डेट को एक्सटेंड किया। एक्चुअली रिटर्न फाइल करना कैसे रहता है ना, अकाउंट क्लोज करने का 31 मार्च तक। अब बहुत सारे कंपनी ने 31 मार्च तक अकाउंट क्लोज किया ही नहीं रहेगा, because we are facing problem of lockdown from somewhere 22nd of March। तो आपने ऑफिस खोलने बोला नहीं तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया नहीं रहेगा, लास्ट 10 डेज का अकाउंटेंसी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं रहेगा। तो ऐसे सरकमस्टेंसेस में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डेडलाइन फॉर फाइलिंग रिटर्न इज एक्सटेंडेड। अब वो कब तक एक्सटेंड करेंगे, उन्होंने पहले बोला था 30 जून तक, अब ये और एक्सटेंड होगा लॉकडाउन, तो वो और एक्सटेंड करेंगे उसको। मतलब सर जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है मालूम है, ड्यू टू सम अनएक्सेप्शनल, आई कैन से सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के वजह से चेंजेस करना पड़ता है। वैसे ही कुछ डेफिनेशंस होते हैं बच्चों, जिन डेफिनेशंस को बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजंस। नए प्रोविजंस की वजह से अगर आपको डेफिनेशन बदलना पड़े, मतलब एक नया लाइन ऐड करना पड़े, या डेफिनेशन के अंदर का कोई लाइन आपको बाहर निकालना है, मींस डेफिनेशन व्हिच इज नॉट प्रिसाइज, नॉट एग्जैक्ट, देयर इज अ स्कोप फॉर डूइंग इंटरप्रिटेशन इन दैट डेफिनेशन। मेरे पास स्कोप है, मैं डेफिनेशन के लाइन को निकाल सकता हूं, नया लाइन ऐड कर सकता हूं। आई का डेफिनेशन है इनकम का डेफिनेशन। इनकम किसको कहते हैं बच्चों, बिलीव नहीं करोगे, टेक्स्ट बुक में वो डेफिनेशन 4 पेज का है। एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, आप कभी फुर्सत में रहोगे तो नोट्स में दूंगा मैं आपको, आप पढ़ना, क्योंकि मैं डिस्कस करने बैठू तो वो 2-2.5 घंटे का खाली डेफिनेशन पढ़ाने को जाएगा, उतना बड़ा है। एवरी ईयर उसमें कुछ लाइन ऐड कर दिया जाता है, या कभी कभी कोई कोई लाइन हटा दिया जाता है। इवन कलेक्शन ऑफ फंड जो मंदिर में, मस्जिद में, ट्रस्ट में, या गुरुद्वारे में, या चर्च में जमा होता है ना बच्चों, उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम बोलता है। तो ये बात
इनकम कॉन्सेप्ट पहली बार जब इनकम का डेफिनेशन बनाया होगा एट दैट टाइम उन्होंने वो लाइन ऐड नहीं किया था, बट स्लोली स्लोली जैसे जैसे नए नए सिचुएशन सामने आते हैं, कुछ नया ट्रेंड हमको दिखाई देता है, कोई डेफिनेशन को बदलना पड़े या डेफिनेशन में कुछ नया ऐड करना पड़े, ये सब कर सकते हो। एंड सच डेफिनेशंस आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ऐसे डेफिनेशन को क्या कहते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन। याद रखना, हमको डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये बात का नॉलेज होना चाहिए कि इन इनकम टैक्स डेफिनेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। इस पे कुछ थियरी नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैंने डिस्कस किया। चल एक एक पैराग्राफ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस, जरा मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं, आप ध्यान देना। आप उसको जूम भी कर सकते हो बच्चों अपने मोबाइल पे, अगर वो विजिबल नहीं होगा तो। These are definitions which are definite, specific, complete and full. मैंने पहले ही बोला specific है, complete है, full है। These definitions are comprehensive and restrictive. There is no scope for interpretation other than what is expressively given in the definition. Definition में जो लिखा वो फाइनल होता है, उसके ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। It implies, third line, it implies that the term or expression so defined means only as to what it is defined as. मतलब डेफिनेशन में जो लिखा वही उसका मीनिंग, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अपनी मर्जी से कोई वर्ड डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर, आगे पढ़ने वाले हम लोग। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर डज नॉट प्रोवाइड एनी स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, इंक्लूसिव क्या होता है? Inclusive definitions are those definitions which take into consideration the general and natural meaning of the term. बच्चों जनरल बोले तो कॉमन मैन जैसा समझता है वैसा, और उसका नेचुरल मीनिंग क्रिएट करते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट includes several other things as specified by law. These definitions are not exact. ये definition exact नहीं होते बच्चों। They provide scope for interpretation. यहां पर interpretation का scope होता है। Example, definition of income is inclusive. Income का definition inclusive होता है। It is to understand, sorry, it is to be understood in the wider sense. मैंने आपको बोला टेक्स्ट बुक में ही 3-4 पेज का लिखा हुआ है, अगर अपने नोटबुक में लिखने जाओगे तो 6-7 पेज चला जाएगा आपका डेफिनेशन इनकम का। कभी फुर्सत में बैठे रहोगे तो वो इनकम का डेफिनेशन पढ़ना, किस किस को इनकम कहते हैं वो सब आपको मालूम पड़ेगा उसके अंदर। बट आपके एग्जाम में इनकम का डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, बिकॉज अ डेफिनेशन कैरीज अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। डेफिनेशन जो होता है वो 5 मार्क का होता है, और इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो आपको एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव समझ में आ गया, मैं ऐसे समझ रहा हूं बच्चों, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव आपको आपके नोटबुक में लिख के रखना है। डेफिनेशन पढ़ेंगे पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। सेक्शन सीरीज में नहीं होगा बच्चों, सेक्शन सीरीज में नहीं होगा, मतलब ये समझ के मत बैठना सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 पहले पढ़ाएंगे। ऐसा करते बैठोगे तो वो हमारे सिलेबस से बाहर निकल जाओगे। हमको वही डेफिनेशंस पढ़ना है जो हमारे काम का है। तो लेट्स स्टार्ट विद पर्सन। एक्चुअली ये डेफिनेशन जब कोई भी स्टूडेंट पहली बार सुनता है ना, पर्सन, सर पर्सन को भी डिफाइन करना जरूरी है क्या? पर्सन को भी डिफाइन करना जरूरी है क्या? बच्चों आप किसी भी ऑर्डिनरी को पूछोगे ना पर्सन मतलब क्या, तो आप पर हंसेगा, बोले यार मैं पर्सन है, तू पर्सन है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तू और मैं पर्सन है, चलो ठीक है ये बात को तो हम मानते हैं, बट according to them, according to income tax department, every that institute or a individual, or I can say HF, company, partnership firm, तो हमने ओसी में पढ़ा था ना, फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से कोई भी हो, इफ दे आर अर्निंग इनकम, अगर वो अपने एक्टिविटी से कमा रहे, अगर वो अपने एक्टिविटी से कमा रहे तो मैं उनको पर्सन बुलाऊंगा, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है। मतलब जो मंदिर मस्जिद का ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट को भी पर्सन बुलाते ही। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट,
सर भगवान को भी वो पर्सन बोलते हैं, बिकॉज भगवान के नाम पे कलेक्शन हो रहा है एंड दैट कलेक्शंस आर टैक्सेबल, वो कलेक्शन टैक्सेबल है। इसलिए पर्सन के डेफिनेशन को स्पेसिफाई कर है, वैसे उसको ऊपर नीचे नहीं करने का। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसका मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। एन इंडिविजुअल, सबसे पहले एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जैसे हम आप नेचुरल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। नंबर 2 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 2 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपको समझ में आता है। 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था एचयूएफ, एचयूएफ नहीं बोलते हम उसको, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते थे, फिलहाल अभी उसको एचयूएफ बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी एक पर्सन है, अगर आपको याद आ रहा है। फैमिली का जो हेड पर्सन होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और बाकी मेंबर्स को हम लोग को पार्टनर्स बुलाते हैं। ज्वाइंटली ओन्ड बिजनेस होता है फैमिली मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजर में पर्सन है। बच्चों सीक्वल याद रखते जाना। नंबर 1 एन इंडिविजुअल, नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 3 अ कंपनी, नंबर 4 अ फर्म, नंबर 3 अ कंपनी। कंपनी सबको समझ में आता है, एसपीओसी में पढ़ लिया हम लोगों ने। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ क्रिएट करता है, इनकम कंपनीज एक्ट 2013 जिसको अलाउ करती है कि वो कंपनी फॉर्म करे, उसको कंपनी कहते हैं बच्चों। नंबर 4 अ फर्म, फर्म सबको समझ में आता है, पार्टनरशिप फर्म वेयर मिनिमम 2 members आर रिक्वायर्ड, मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग बिजनेस, उसको भी पर्सन कहते हैं। नंबर 5 an association of person or a body of individual whether incorporated or not. Let me to explain meaning of this. Association of person or body of individual, दो पॉइंट है उसमें और है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है जैसे रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये जितने एनजीओ है ना, एनजीओ, उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं बच्चों। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलो तो आजकल क्या है ना, लोग भी मिलके ग्रुप बनाते हैं, टीम, टीम क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम में जितने लोग हैं वो सब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मिलकर ग्रुप बना रहे, इंडिविजुअल मिलकर ग्रुप बना रहे, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फर्क है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी मेंबर बन सकता है, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम मेंबर। ये तो ऑब्जेक्टिव्स में आता है एग्जाम में। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर एनी पर्सन कैन बिकम मेंबर। ऐसे कौन सी संस्था है जिसमें कोई भी आकर मेंबर बन सकता है, मतलब एचयूएफ, फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, ऐसे मिलकर जब एक एसोसिएशन बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब ओनली इंडिविजुअल टीम बना रहे, उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। आगे कॉमा करके लिखा है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, हम उनको पर्सन बोलेंगे। बच्चों टैक्स भरना है नहीं भरना है दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग, फिर से सुनना, टैक्स भरना है नहीं भरना है दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग। नाउ आवर इंटेंशन इज ओनली दैट हम पर्सन किसको बुलाते हैं। तो स्टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड 5 पॉइंट्स, एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, an association of person, body of individual whether incorporated or not. Number 6 local authority। बच्चों लोकल अथॉरिटी मतलब ये जो म्युनिसिपैलिटी होता है, केडीएमसी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, यूएमसी उल्लासनगर म्युनिसिपल काउंसिल, एएमसी अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती है ना, जिनको फंड आता है स्टेट गवर्नमेंट से और फंड यूटिलाइज करने को बोला जाता है, हर कॉर्पोरेटर को अथॉरिटी मींस कोई जिला परिषद हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो लो लेवल का है बच्चों। इवन कॉर्पोरेटर्स, जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं ना अपने एरिया के, जिसको हम लोग नगर अध्यक्ष बोलते हैं, उनको फंड आता है, पैसे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से।
उस एरिया पे स्पेंड करने के लिए। ऐसे कुछ इन लैक्स होता है, वो लैक्स में होता है, एरिया के डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, तो उसका भी ऑडिट होना चाहिए, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट कि हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, लोकल गवर्नमेंट को जो पैसे दिए हैं वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो फंड जो कलेक्ट करते हैं, अभी म्युनिसिपल काउंसिल्स भी पैसे कलेक्ट करते हैं बच्चों, छोटे मोटे टैक्सेस के। अभी आपने देखा होगा कि सर हम लोग पानी का बिल भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, घर पट्टी भरते हैं, तो वो पैसे वो कलेक्शन करते हैं, उसका यूज क्या करते हैं, उसका भी अकाउंटेंसी होना चाहिए। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको लोकल अथॉरिटी कैटेगरी में डाला हुआ। नेक्स्ट, नंबर 7, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी मेंशन्ड अबव। इस लाइन का मतलब है ऊपर के 6 कैटेगरी में आप नहीं आते हो, बट यू आर अर्निंग इनकम। ऊपर के 6 कैटेगरी में आप नहीं आते हो, देन ऑल्सो यू आर अर्निंग इनकम। तो मैं आपको कौन सा पर्सन नाम से बुलाऊंगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एग्जाम्पल लेते हो बच्चों, मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, फटाफट बोलो। मुंबई यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल हो सकता है क्या? नहीं। HUF नहीं, कंपनी नहीं, फर्म नहीं, कोई एनजीओ है क्या? नहीं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं, कोई लोकल अथॉरिटी है क्या? नहीं। फिर भी मुंबई यूनिवर्सिटी पैसे को कलेक्शन करती है, फंड कलेक्ट कर रही है, उसको स्पेंड कर रही है, अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप भी एक पर्सन हो, लेकिन हमारा 6 कैटेगरी में नाम नहीं आता है, तो यू विल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। भगवान मंदिर का ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो समझ में आता है, कभी कभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में चला जाता है, बट अगर कोई मंदिर अनरजिस्टर्ड है, फिर भी उसके दान पेटी में पैसा जमा हो रहा है, तो फिर कभी वो ऐसा नहीं बोल सकता ये तो भगवान का पैसा है सर। अरे भगवान का पैसा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम भगवान को भी पर्सन कहते हैं, लेकिन कौन से कैटेगरी का पर्सन कहते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड 7 पॉइंट्स। बच्चों एग्जाम में ये डेफिनेशन 101% आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूं, फॉर 5 मार्क्स। आपको ये 7 पॉइंट स्पेसिफाई करना है और हर एक के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखना है। सर हर एक के बारे में एक एक दो दो लाइन जो लिखना है ना, वो लाइन वेरी हो सकता है, वेरी हो सकता है मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। चलो बताता हूं क्या क्या लिखा रहता है। Above definition classifies the assessee according to their status. Tax liability of a person depends upon his legal status. हाँ बच्चों, टैक्स चार्ज करने से पहले टैक्स डिपार्टमेंट ये देखती है कि आपका लीगल स्टेटस क्या है। टोटल कितने लीगल स्टेटस होते हैं? तो 7 लीगल स्टेटस होते हैं। तो आप कौन से लीगल स्टेटस में फॉल होते हो? सर क्यों जरूरी है लीगल स्टेटस अलग अलग करने का? क्योंकि बच्चों डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस आर मेड फॉर डिफरेंट लीगल स्टेटस। इंडिविजुअल के लिए अलग रेट है, कंपनी वालों के लिए अलग रेट है, HUF वालों के लिए अलग रेट है। ये बहुत जरूरी है कि पर्संस को कैटेगराइज करना पड़ता है। तो लिखा देखो क्या है, डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। अब एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, देख लेना। इंडिविजुअल के बारे में क्या लिखा देखो, एन इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ये तो मैंने बोल दिया आपको। दिस टर्म इंडिविजुअल ऑल्सो इंक्लूड्स माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 18 ईयर के बिलो वाले भी इंडिविजुअल में आते हैं। अनसाउंड माइंड बोले तो जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको भी पर्सन माना जाएगा, इंडिविजुअल माना जाएगा। चलो HUF के बारे में क्या लिखा, a Hindu undivided family is a normal condition of a Hindu society. It consists of all the persons linearly descendant from a common ancestor. मतलब एक ही पीढ़ी के सब लोग होते हैं, अलग अलग परिवार के नहीं होते हैं।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 कंपनी था बच्चों। A term company is well defined under section 2 subsection 17। कंपनी को डिफाइन किया 217 में, तो आप ऐसा लिख सकते हो एग्जाम में। 4th पॉइंट फर्म के बारे में। अंडर पार्टनरशिप लॉ अ फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी। आपको याद होगा उसी में आपने ऐसा पढ़ा था कि देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर फर्म, पार्टनरशिप फर्म। कोई फर्म को लीगल एंटिटी नहीं होता, बट टैक्सेशन में इनकम टैक्स लॉ एज वेल एज सेल्स टैक्स, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसा माना जाता है कि पार्टनरशिप को एक अलग एंटिटी दे दो। नंबर 5 इतना बड़ा क्यों लग रहा है मालूम है? मैंने आपको ऊपर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में थोड़ा सा बताया बच्चों। क्या लिखा देखो, टर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द एक्ट। इसका डेफिनेशन एक्ट में नहीं दिया। द टर्म इज एक्सप्लेन्ड इन रीसेंट डिसीजंस। AOP or BOI means an association of person for a common cause or a common purpose, or aim being to produce income or hold income producing asset. It may involve a group of person having some common tie or occupation। जैसे एनजीओ चलाते हो तो कुछ आपका कॉमन इंटेंशन है। क्रिकेट टीम, हाँ भाई सर हम लोग पूरी टीम है, एक टीम रिप्रेजेंट करती है फॉर विनिंग पर्पस। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 6 लोकल अथॉरिटी। क्या लिखा है देखो, लोकल अथॉरिटी मींस म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, कॉरपोरेशन, other authorities entrusted by the government with the control and management of a municipal or local fund। इनको पैसा आता है लोकल स्टेट गवर्नमेंट से, उसको यूज करना रहता है, उसका एलोकेशन बताना रहता है। कुछ भी गलत किया, फंड इधर उधर किया, तो दे आर ऑल्सो लायबल फॉर पेनल्टी और अ फाइन, इसलिए उसको भी पर्सन की तरह ट्रीट किया गया। नेक्स्ट नंबर 7 आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या बोला मैंने, इसका मीनिंग सुनना जरा। इंक्लूड्स ऑल द आर्टिफिशियल पर्सन विच आर जुडिशियली पर्सनैलिटी। मतलब कानून के नजर में आप कुछ कमा रहे हो तो हम आपको पर्सन मानते हैं। दिस विल इंक्लूड आइडियल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड डेटीज सच एज अल्लाह, बालाजी, विश्वनाथ एक्सेट्रा। वो बोल रहे हैं कि आपका अगर मंदिर का ट्रस्ट है तो ठीक है, मंदिर का ट्रस्ट नहीं है, आप सिर्फ मंदिर चला रहे हो, तो भी हम आपको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मानेंगे। पब्लिक कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट, जैसे मैंने बोला यूनिवर्सिटी, यूजीसी एक्ट में एस्टैब्लिश हुआ है बच्चों। यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत यूनिवर्सिटी चलता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा, हमारे सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने स्पीच में उन्होंने क्या कह दिया कि एग्जाम्स ऑफ TY BCom इज कैंसल्ड, बट एक्चुअली CM won't have any right to cancel exam which used to be held by university, because university used to be established under University Grant Commission। वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। यूनिवर्सिटी का जो हेड अथॉरिटी है ना बच्चों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी कहते हैं हम उसको। इट वर्क्स एट सेंट्रल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट को राइट्स नहीं है उसमें इंटरफेयर करने का, इसीलिए अभी भी वो डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है अबाउट वेदर वी शुड कंडक्ट एग्जाम ऑफ TY BCom और नॉट। बीच में सब रूमर्स होगा, हमारे सीएम जी ने भी कहा कि हम एग्रीगेट के हिसाब से मार्क्स दे देंगे। फिर बाद में जैसे ही गवर्नर, दैट इज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ने ये सेंटेंस कहा कि सीएम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, तो उन्होंने उसको पेंडिंग में डिसीजन डाल दिया बच्चों। स्टिल दे आर मेकिंग डिस्कशन ऑन दैट वेदर वी शुड कंडक्ट एग्जाम और नॉट। याद रखना, मतलब वो एक स्पेशल एक्ट पास करके इस्टेब्लिश हुआ इंस्टीट्यूट है।
चल आगे बढ़ते हैं। वो भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ रेसिड्यूरी क्लासिफिकेशन। ये एकदम सेंटेंस एकदम करेक्ट है। रेसिड्यूरी क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि जो ऊपर के 6 पॉइंट में नहीं आते हैं वो आते हैं नंबर 7 में। Therefore, it will cover only those who did not fall within any of the preceding classifications. आप ऊपर के 6 पॉइंट में नहीं आए हो, फिर भी आप liable हो because you are earning income, so you will going to be a part of 7th point, that is artificial judicial person. Okay, ये कंप्लीट हुआ डेफिनेशन। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना बच्चों, ये डेफिनेशन है पर्सन का। ओके, क्वेश्चन कैसे होता है देखो। ascertain the legal status of following persons, answer is indicated into bracket। ऐसा एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा, वो तो टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ पॉइंट है इसलिए ऐसा है, बट आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा, ascertain the legal status of the following person। अब मैं आपके सामने 10 एग्जाम्पल है, डिस्कस करता हूं, ध्यान देना। नंबर 1, फगाने ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आ गया ना बच्चों, तो आउट ऑफ दैट 7 क्या क्या सुन लो। एन इंडिविजुअल, HUF, देन कंपनी, अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब उसमें से आपको बताना है कि सर ये फगाने ग्राम पंचायत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस कम्स अंडर लोकल अथॉरिटी। वेरी गुड, इसका आंसर है लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट, मिस्टर विशाल, प्रोप्राइटर ऑफ मेशर्स विशाल ट्रेडिंग कंपनी। बात किसकी चल रही है? मिस्टर विशाल। बच्चों मिस्टर विशाल तो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है ना, नेचुरल पर्सन है ना, तो ये कौन सी कैटेगरी का पर्सन हो जाएगा? वेरी गुड, एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट, पुणे यूनिवर्सिटी, आई हैव गिवन यू एग्जांपल, पुणे यूनिवर्सिटी। हाँ बच्चों, वेरी गुड। 7th वाला एग्जांपल क्या है वो? एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इवन एग्जाम में ना मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, या तो मैच द पेयर में भी हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट, वैभव एंड एसोसिएट्स। वैभव एंड एसोसिएट्स ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, लिखा है देखो, अ पार्टनरशिप ऑफ 2 कमर्शियल आर्टिस्ट, अ फर्म। नेक्स्ट, ओसवाल मित्र मंडल थाने। मित्र मंडल तो एनजीओ हो गया ना बच्चों, मित्र मंडल बोल रहा हो तो एनजीओ जैसा हो गया ना, जो सोशल वर्क करता है। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वेरी गुड, एओपी और बीओवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, क्योंकि पता नहीं ना सर, अब मित्र मंडल में इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं, इसीलिए अगर एग्जाम में ऐसा आया ना तो एओपी ऑब्लिक बीओआई लिख देने का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट, आकृति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों जहां पर लिमिटेड वर्ड आता है ना, लिमिटेड, तो वो कंपनी है। लिमिटेड वर्ड जहां पर आता है वो कंपनी है, अ कंपनी। नेक्स्ट, अ हिंदू joint Hindu family consisting of Mr. Sunil, his wife Mrs. Pratibha and a minor son Swapnil। तो ये तो एक परिवार हो गया ना बच्चों, इसको कौन से पर्सन की कैटेगरी में डालोगे? वेरी गुड, HUF। HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, TMC, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बच्चों सेकेंड लास्ट वाला जो पॉइंट था वो नंबर 6, लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट, कल्पना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कल्पना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी बोले तो सब इंडिविजुअल लोग ही रहते होंगे। सोसाइटी ये एओपी होगा या तो बीओआई होगा। नेक्स्ट,
मिस्टर अजीत, सॉरी अभिजीत, मिस्टर अभिजीत, अभिजीत नेम इंडिकेट्स कि ये मिस्टर अभिजीत बोल रहे हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली एक इंडिविजुअल होगा, तो उसका आंसर है एन इंडिविजुअल। डेफिनेशन नंबर 2, एसएससी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 उसको एसएससी कहते हैं। एसएससी का डेफिनेशन क्या है? लेट्स मेक अ डिटेल डिस्कशन। बच्चों ये वर्ड्स मालूम होने चाहिए। वैसा कहते हैं ना कि सर अगर आप किसी कंपनी में जॉब पे जाते हो तो उस कंपनी में क्या होगा, कौन से पार्ट्स को क्या नाम से बुलाते हैं, वी शुड नो दीज बेसिक टर्म्स। तो देयरफॉर एसएससी इज आल्सो अ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ एसएससी क्या होता है बच्चों। अगर बस में जो लोग बैठे रहते हैं और बस चल रहा है, तो बस ड्राइवर, कंडक्टर, उन लोगों को जो बस में बैठे हैं उनको क्या नाम से बुलाते हैं? तो आंसर है सर पैसेंजर बोलते हैं। बराबर है ना? ट्रेन में जो बैठे वो भी पैसेंजर, ऑटो रिक्शा में जो भी बैठे वो भी पैसेंजर। बराबर है? मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो बच्चों? अब मेरे पास जब आप क्लासरूम में पढ़ने बैठे हो तो मैं आपको क्या नाम से बुलाता हूं? ऑब्वियसली सर आप हमको स्टूडेंट्स बोलते हो। इवन इन कॉलेज ऑल्सो जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो कॉलेज और स्कूल बच्चों को स्टूडेंट्स बुलाते हैं। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो मैं डॉक्टर के लिए क्लाइंट हूं, तो डॉक्टर मुझे पेशेंट बुलाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की। सिर्फ क्या है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सर ट्रेन में, बस में बैठा हो तो पैसेंजर, डॉक्टर के पास गया हो तो पेशेंट, किसी एडवोकेट वकील के पास गया हो तो क्लाइंट हूं, स्कूल कॉलेज में बैठा हो तो मैं स्टूडेंट हूं। मतलब आपके एनवायरमेंट को देखते हुए, आप कौन सा सर्विस ले रहे हो उसको देखते हुए, सिचुएशन, हालात आपको एक नाम देती। बिल्कुल वैसे ही इफ यू विजिट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विथ एनी ऑफ रीजन, कोई भी रीजन, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जा रहे हो, जरूरी नहीं कि फिजिकली विजिट दो, इवन इफ यू आर फिलिंग एनी फॉर्म ऑनलाइन, अगर आप कोई फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हो, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, या आप एक्स्ट्रा टैक्स भर चुके हो उसका रिफंड चाहते हो, या आप किसी के बिहाफ में टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था, खाली ऑनलाइन आके टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाकर चेक कर रहे हो, डूइंग एनी ऑफ दिस प्रोसेस, मैंने जो भी अभी बोला, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में गए हो या उनके वेबसाइट पे एंट्री मारे हो, तो बच्चों टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई क्लाइंट, पैसेंजर, पेशेंट, स्टूडेंट नहीं बुलाएगा, आपको एसएससी बुलाएगा। स्पेलिंग अच्छे से देख लो, ASSE, यानी जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई डीलिंग कर रहे हैं, भले वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको क्या बुलाता है? एसएससी। याद रहेगा बच्चों एसएससी का मीनिंग। आई होप आप हमेशा याद रखोगे जो एग्जांपल्स मैंने दिए उसके थ्रू। लेट्स सी व्हाट सेंटेंसेस आर गिवन इन डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में क्या लाइंस दिए हुए, चलो चेक करते हैं। छोटा डेफिनेशन 5 मार्क्स के लिए आता है। क्या बोलता है देखो, एसएससी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। एसएससी मींस अ पर्सन। अभी ध्यान देना बच्चों, मैंने जानबूझ के पर्सन का डेफिनेशन पहले पढ़ाया आपको। मैंने आपको पर्सन का डेफिनेशन पहले क्यों पढ़ाया मालूम है?
कि आगे के डेफिनेशन में आपको ये वर्ड बार बार आता रहेगा, पर्सन पर्सन पर्सन। तो पर्सन मतलब दिमाग में 7 बल्ब जलने चाहिए। जैसे ही पर्सन वर्ड सुनते हो ना, माइंड में 7 बल्ब जलने चाहिए। क्या 7 बल्ब? एन इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसे 7 बल्ब चलने चाहिए। जब भी पर्सन वर्ड आया तो डोंट, दैट पर्सन वर्ड नॉट ओनली इंडिकेट्स इंडिविजुअल, रिमेनिंग 6 पॉइंट के बारे में भी वो बोल रहे, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, चल डेफिनेशन आगे पढ़ता हूं। assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। मतलब 7 में से कोई भी जिससे टैक्स लेना बाकी है, या कोई एनी अदर सम बोलो तो कोई फाइन, पेनाल्टी, कोई पहले का बैलेंस पेबल है। पेबल मतलब वो आदमी देना बाकी है अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? ये एक ही लाइन अच्छे से वेल डिफाइंड करता है बच्चों, याद रखना क्या लाइन है वो। assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। the term assessee includes, इसमें कौन कौन लोग आते हैं देखना। नंबर 1, every person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of his income or of the income of any other person in respect of which he is assessable, or of the amount of refund due to him or to such other person। बच्चों डेफिनेशन ऐसे ही रहता है इनकम टैक्स का, बीच बीच में कॉमा और ऐसे ही रहता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन। मैं समझाता हूं आपको इस लाइन का मीनिंग क्या है। assessee बोलता है, assessee means, assessee includes, number 1 point says that every person, मैंने बोला पर्सन बोलो तो 7 लोग में से कोई भी, in respect of whom, जिसके लिए, any proceeding under this act, proceeding मतलब कोई भी काम, वो रिटर्न फाइल कर रहा है, टैक्स भर रहा है, पहले का कोई फाइल लेके आया है, टैक्स का रिफंड मांग रहा है, कुछ भी हो सकता है, has been taken for assessment of his income or of the income of any other person in respect of which he is assessable। मान लो मैं जिस बिजनेस को चला रहा हूं वो बिजनेस मेरा नहीं है, कोई दूसरा ही उसका ओनर है, एंड ही इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। मैं जो बिजनेस चला रहा हूं उस बिजनेस का मैं मालिक नहीं हूं, उसका मालिक इज समवेयर आउटसाइड इंडिया, और उसने मेरे को पावर ऑफ अटर्नी देके रखा है कि सर आप मेरे बिहाफ में इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो, चलेगा। तो इसका मतलब जब मैं उसके बिहाफ में काम कर रहा हूं, दैट इनकम विच इज अर्नड is not by myself, that income is earned by someone other person, and I am filing return on his behalf। तो मेरे को भी, even if that income is not earned by me, then also income tax department मेरे को assessee बुलाएगी। क्यों? क्योंकि तू किसी दूसरे के behalf में आया है, इसीलिए will going to call you assessee। next, or of the amount of refund due, मतलब किसी का रिफंड देना है, और सच अदर पर्सन, और भी किसी काम से आया होगा तो हम उसको assessee बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, every person who is deemed to be an assessee under any provisions of this act। बच्चों deemed वर्ड का मतलब होता है, deemed वर्ड का मतलब होता है कि not 100%, बट मुझे शक है। मान लेता हूं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो मैंने रिटर्न फाइल किया था, बच्चों हमारे पॉपुलेशन में कम से कम 30 से 40 करोड़ पॉपुलेशन रिटर्न फाइल करता है, और पूरे 30-40 करोड़ पॉपुलेशन का डॉक्यूमेंट जो फाइल तुमने भर दिया है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गो थ्रू नहीं करती है, सबका फाइल चेक नहीं कर, इतना टाइम नहीं है। 365 दिन में अगर 30 करोड़ फाइल चेक करने लग गई तो हो गया फिर गवर्नमेंट, यही काम करते बढ़िया, और दूसरा काम होगा नहीं। तो क्या होता है ना, उसमें से किसी पे शक है, किसी का इनकम अचानक से बहुत बढ़ गया, अचानक से किसी का इनकम कम हो गया, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर देता है, हाँ यार इसके फाइल में गड़बड़ है, इसके फाइल में गड़बड़ है। चलो मान लेता हूँ
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुझ पे शक हो गया कि यार ये पर्सन का इनकम इंक्रीज हो गया बहुत अचानक से, इसको चेक करना चाहिए। मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डीम करती है, मानती है कि ये पर्सन पे इंक्वायरी होना चाहिए। अभी वो क्लैरिफाई हुआ नहीं कि सच में कोई फॉल्ट है कि नहीं, बट जब तक वो इंक्वायरी चलता है तब तक मुझे अससी माना जाएगा, ऐसा ये लाइन बोलता है। यू कैन सी दैट लाइन अगेन, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड, डीम्ड बोलो तो माना जाता है, मिथ टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट, every person who is deemed to be an SSC in default under any provisions of this act। default बोले तो, default बोले तो सर आप किसी कांड में फंस गए, कोई गड़बड़ करते वक्त इनकम टैक्स का इंक्वायरी हुआ और आप उसमें फंस गए, तो जितनी बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस में बुलाएगा उतनी बार माना जाएगा यू आर एन एसएससी टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस। ठीक है, तो बच्चों दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसएससी। ये आता है 5 मार्क्स के लिए। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जस्ट गेट अ क्लिक फॉर द एनी इनकम विच अ बिजनेसमैन अर्न्स। कोई भी इनकम जो एक बिजनेसमैन अर्न करता है, उस इनकम पर जितना टैक्स बनता है वो टैक्स वो बिजनेसमैन नेक्स्ट ईयर पे करता है। सुनना मेरी बात अच्छे से, वी ऑल ऑफ यू नो, हम लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हम ये बात जानते हैं, हाउ मच नेट प्रॉफिट वी हैव अर्नड, वो हमको मालूम पड़ सकता है ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का काम एवरी मंथ नहीं चलता है, एवरी 3 मंथ्स में भी नहीं चलता है, 6 मंथ्स में भी नहीं चलता है। हम सब जानते हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को वी यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, और उस फाइनल अकाउंट से मालूम पड़ता है कि हाउ मच नेट प्रॉफिट यू हैव अर्न्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च तो हो गया, मतलब द फाइनेंशियल ईयर विच वी हैव कंप्लीटेड, उसका नेट प्रॉफिट मेरे को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे मालूम पड़ रहा है। मींस द फाइनेंशियल ईयर विच आई हैव कंप्लीटेड, on that I will pay tax in next year। मतलब बच्चों जो आपका एसवाई था 2019-20, 2019 एंड 20, अभी इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो सर, 19 और 20 में जितने भी बिजनेस वालों ने बिजनेस कंडक्ट किया होगा, वॉट एवर नेट प्रॉफिट दे हैव अर्न्ड, द रिजल्ट दे हैव गॉट ऑन 31 मार्च 2020। अब रिटर्न फाइल करने में भरपूर लेट हो गया बच्चों। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली जो अपना करंट चल रहा है, कुछ 22 मार्च से हम लोग लॉकडाउन में फंस गए, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी जिसने अपना फाइनल अकाउंट भी अभी तक नहीं बनाया होगा, वो बनाएंगे अभी जुलाई में, अगस्त में आराम से। Means the income which they have earned during financial year 19 and 20, on that income still they have not paid tax। चलो मान लेते हैं लॉकडाउन का हटाओ, ये पिक्चर हटा दो, लॉकडाउन और ये कोरोना कोविड वाला पिक्चर हटा दो। सर ऑन 31 मार्च अगर मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूं तो फाइनल अकाउंट बनाने को टाइम लगता है, उसको बनाने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद फाइनल आंसर बोलेगा, उसके लिए और 1 महीना चला जाता है। एक्चुअली वो 30 जुलाई एंड तक डेट होता है, उसका डेडलाइन होता है, ड्यू डेट एक्सटेंड करके मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, income which we have earned in last year 19 and 20, of that income we are doing assessment। assessment बोले तो चेक करना, उसको असेसमेंट बोले तो उसका चेक करना, जैसा पेपर असेसमेंट होता है ना, कोई बच्चा एग्जाम लिखने के बाद हम लोग पेपर चेक करते हैं, तो नॉर्मली वी यूज्ड टू से दैट अरे पेपर असेसमेंट चल रहा है, मतलब चेक होता है। असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर है विच इज ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। सर ये असेसमेंट ईयर में होता क्या है, इनकम विच वी अर्न्ड इन लास्ट ईयर उसका इधर कैलकुलेशन होता है, जितना टैक्स बनता है वो पे करना पड़ता है, इसलिए करंट एकेडमिक ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर कभी कांस्टेंट नहीं होता है बच्चों। अब आपके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा,
2020-21। तो लास्ट ईयर के बच्चों के लिए असेसमेंट ईयर क्या था? तो 2019 एंड 20। आपके बाद जो बच्चे टीवाई में आएंगे, आपके बाद जो बच्चे टीवाई में आएंगे नेक्स्ट ईयर, उन बच्चों के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021-22। अभी समझ में आ रहा है आपको असेसमेंट ईयर क्या होता है? इसलिए आप ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज नहीं कर सकते हो टैक्सेशन में। आपको टैक्स में वही टेक्स्ट बुक यूज करना पड़ता है जिस पे ऐसा लिखा हो कि असेसमेंट ईयर 2020-21। क्लियर? चल, अब डेफिनेशन में क्या लाइन दी है पढ़ते हैं। आपका पूरा ध्यान उधर स्क्रीन पे होना चाहिए। आप उसको जूम भी कर सकते हो, अगर आपके लिए विजिबल नहीं है तो आप जूम भी कर सकते हो। असेसमेंट ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing बोलो तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। बस इतना डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जांपल, असेसमेंट ईयर 2020-21 commences मतलब starts on 1st April 2020, ends on 31st March 2021. Assessment year is the year during which income of the previous year is assessed to tax. ये परफेक्ट लाइन है। Assessment year is the year during which income of the previous year is assessed to tax, मतलब यहां पर उसका असेसमेंट चलता है। Is it clear? Come towards previous year. Previous year. Previous year is defined under section 2 subsection 34. Actually previous year का मैंने explanation आपको दे दिया बच्चों। आपके लिए previous year 19 and 20 है। कोई पूछा previous year मतलब क्या, तो बोलेगा previous year वो financial year है, previous year वो financial year है where we have earned income on which tax will going to be paid in next assessment year. फिर से सुनना, प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर है जहां पर हमने इनकम कमाया जिसपे हम टैक्स पे करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। क्लियर? चलो देखते प्रीवियस ईयर में क्या लिखा हुआ। The definition of previous year under section 2 subsection 34 states that previous year means the previous year as defined in section 3. Section 3, there will be only one previous year for all business ending on 31st March for all sources of income. उनका बोलना ऐसा है, सभी बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर एक ही होगा। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर शैल बी द प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग बोलो तो पहले वाला। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले का जो ईयर होता है, अभी असेसमेंट ईयर क्या है अपना 20 एंड 21, तो 20 और 21 के पहले का जो ईयर होगा दैट इज 19 एंड 20, उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है। आगे क्या लिखा है? ऑल एसएससीज फॉर ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम विल हैव टू फॉलो सेम प्रीवियस ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च एवरी ईयर। अभी जैसे मैं पूछ लूं कि बच्चों आपके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है, मतलब ध्यान देना, आपके पूरे टीवाई बीकॉम खत्म होने तक फॉर बोथ सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 your financial year means previous year is 19 and 20, assessment year is 20 and 21। पूरा सम करते वक्त याद रखना, क्योंकि इसके डेज के कैलकुलेशन करने होते हैं, गड़बड़ नहीं करने का बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है बच्चों प्रीवियस ईयर में। उधर असेसमेंट ईयर में क्या लिखा था मालूम है? असेसमेंट ईयर इज अ ईयर ऑफ 12 मंथ्स। Assessment year is a year of 12 months, लेकिन previous year can be of 12 months or less than that। बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ईयर बोलो तो 12 महीने का ही होता है ना, how you can say that previous year can be of 12 months or less than that। तो मैं समझाता हूँ, सुनना जरा अच्छे से। For example, if I'm started my business on 1st October 2019, चलो मान लेता हूँ मैंने एक नया बिजनेस सेटअप किया, मैंने एक नया बिजनेस सेटअप किया ऑन 1st October 2019। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करूंगा? 31st March 2020 को। इसका मतलब फॉर मी प्रीवियस ईयर विल बी
फॉर मी प्रीवियस ईयर विल बी 2019 के अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 6 months. क्यों 6 months? Sir, because you have started your new setup in previous year, not from first day, in between a financial year. Therefore, for you, previous year is of less than 12 months. याद रखना, कभी कभी ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं, असेसमेंट ईयर इज ऑफ ऑलवेज 12 months, तो ट्रू बोलने का। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, तो ट्रू बोलने का। बट प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 12 months और लेस देन दैट, 12 महीना या उससे कम हो सकता है। क्लियर? चल कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूं। प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेसेस लिखा है, जो मैंने अभी आपके साथ बात किया। In case of newly set up business or profession or a new source of income during financial year, previous year will begin from the date of setting up or coming into existence of new business, profession or new source of income, and will end with a set financial year on 31st March. आप बिजनेस कभी भी स्टार्ट करो इन बिटवीन ऑफ द ईयर, लेकिन एंड तो 31 मार्च को करना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल का रूल क्या बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, आप बिजनेस कभी भी शुरू करो बीच में, लेकिन आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा 31 मार्च को। मे रिजल्ट इनटू प्रीवियस ईयर लेस देन 12 months। क्लियर? एग्जांपल दिया देखो बच्चों, एसएससी हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस फ्रॉम 1 May 2019। चलो मान लो अगर बिजनेस 1 मई से चालू हुआ, his previous year relevant to assessment year 2021 would be of 11 months। क्यों 11 months? क्योंकि सर अप्रैल के महीने में थोड़ी शुरू हुआ, एक महीना चला गया, 1 मई से चालू हो गया, तो काउंटिंग करूंगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 months होता है। आगे लिखा है देखो, beginning from 1 May of 2019 ending on 31st March 2020, and then for subsequent assessment year his previous year will be of 12 months। हाँ ये बात याद रखना, लेकिन उसके बाद हर साल उसका प्रीवियस ईयर 12 महीने का होगा, क्योंकि जिस साल शुरू होता है उसी साल कम हो सकता है। उसके बाद एवरी ईयर प्रीवियस ईयर विल गोइंग टू बी ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April एंड्स ऑन 31st March एवरी ईयर। क्लियर बच्चों? आई होप माय एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है।